सभी को नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जिसका नाम है बेलनी निर्देश तंत्र या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बात करते हैं हम बेलनी निर्देश तंत्र या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जैसे हमने कार्तीय निर्देश तंत्र में पढ़ा था कि कार्तीय निर्देश तंत्र 3 निर्देशांक पृष्ठों के प्रतिच्छेदन द्वारा प्राप्त होता है, उसी तरीके से बेलनी निर्देश तंत्र भी 3 निर्देशांक पृष्ठों के प्रतिच्छेदन द्वारा प्राप्त होता है। अब ये 3 निर्देशांक पृष्ठ कौन कौन से होंगे? देखो, जैसे हमने ये एक सिलेंडर बना दें हम, है ना, ये हमने कह दिया एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दें, ये एक सिलेंडर बना दिया हमने इस तरीके से। ठीक है, ये एक सिलेंडर बना दिया हमने। 3 तरह की एक्सिस आ गई। कौन कौन सी? एक एक्सिस तो हम कह देते हैं, कौन सी एक्सिस आ गई? एक्स एक्सिस। एक एक्सिस आ गई वाई एक्सिस और एक एक्सिस आ गई कौन सी? जेड एक्सिस। ठीक है, 3 तरह के निर्देशांक पृष्ठ में काम में लिए जाते हैं। पहला निर्देशांक पृष्ठ है रो इक्वल्स टू C1। बेलनी निर्देश तंत्र में किसी भी कण के निर्देशांक रो, फाई और z द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी कण के निर्देशांक x, y और z द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। तो 3 निर्देशांक पृष्ठ हैं, रो इक्वल्स टू C1, दूसरा निर्देशांक पृष्ठ है फाई इक्वल्स टू C2 और तीसरा निर्देशांक पृष्ठ है z इक्वल्स टू वैल्यू आ गई C3। ठीक है, जिस तरीके से कार्तीय निर्देश तंत्र में z जो निर्देशांक था या z जो दिशा थी वो एक्स वाई तल के क्या होती है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। y दिशा थी वो एक्स जेड तल के परपेंडिकुलर होती है। x दिशा है वो वाई जेड तल के परपेंडिकुलर होती है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ हम डिफाइन करते हैं। देखो, 3 तरह की डायरेक्शन आ गई, 3 तरह के पृष्ठ आ गए, रो इक्वल्स टू C1, फाई इक्वल्स टू C2 और z इक्वल्स टू C3। सबसे पहली बात, रो इक्वल्स टू C1, ये जो बेलनाकार पृष्ठ हम बता रहे हैं, जो भी सिलेंड्रिकल सरफेस हम बता रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है। ये सरफेस अपने पास पहले पृष्ठ को व्यक्त करेगा जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं किससे? रो इक्वल्स टू C1 से। अगर हम कहें कि ये एक सिलेंडर है तो इसका मतलब इसका ये जो सिलेंड्रिकल ये जो सरफेस होगा, ये सरफेस अपने पास व्यक्त करता है किसको? रो इक्वल्स टू C1 को। पहला निर्देशांक पृष्ठ आ गया रो इक्वल्स टू C1। या दूसरी बात, ये सपोज हमने कोई इसके सरफेस पे पॉइंट बता दिया, इसको हमने डिनोट कर दिया किससे? P से, या इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट आ गया अपने पास P, ये पॉइंट आ गया सपोज हमने कह दिया O, ये पॉइंट कह दिया हमने O डैश और ये पॉइंट कह दिया हमने P डैश। ठीक है, तो रो जो है वो इस बेलन की त्रिज्या को व्यक्त करता है, या हम कहते हैं ये जो समाक्ष बेलनाकार पृष्ठ है ये अपने पास कहलाता है रो इक्वल्स टू C1। दूसरा पृष्ठ है फाई इक्वल्स टू C2। फाई इक्वल्स टू C2, जैसे हम कहें कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसको यदि हम बीच में से काट दें तो हमारे पास कैसा पृष्ठ बनेगा? समतल पृष्ठ बनेगा। समतल पृष्ठ बनेगा। ये वाली जो डायरेक्शन थी, ये वाली जो डायरेक्शन थी, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? z डायरेक्शन है। तो इसका मतलब समतल पृष्ठ बना, इसका आधा भाग z डायरेक्शन, z दिशा के इस तरफ होगा और आधा भाग इस तरीके से होगा। तो हम क्या कहते हैं? फाई इक्वल्स टू C2 है वो z दिशा से गुजरने वाला अर्ध समतल पृष्ठ है, आधा पृष्ठ है ना, सिर्फ आधा पृष्ठ ले रहे हैं हम। तो इसका मतलब फाई इक्वल्स टू C2, फाई इक्वल्स टू C2 z एक्सिस से गुजरने वाला अर्ध समतल पृष्ठ है। तो ये जो पृष्ठ आया, ये जो पृष्ठ आ रहा है, ये पृष्ठ हमें मेंशन करता है किसको? फाई इक्वल्स टू C2 को। ठीक है, तीसरी बात, तीसरा पृष्ठ अपने पास z इक्वल्स टू C3। z इक्वल्स टू C3 z एक्स के परपेंडिकुलर, z एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में थी, तो ये पृष्ठ अपने पास क्या होगा? इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, यानी ये पृष्ठ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा किसके? z एक्सिस के। तो ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ आ गया अपने पास कितना? z इक्वल्स टू वैल्यू आ गई C3। ये 3 निर्देशांक पृष्ठ हैं जो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बेलनी निर्देश तंत्र का निर्माण करते हैं। बेलनी निर्देश तंत्र में हमने कहा कण के निर्देशांक रो, फाई, z द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। रो है वो व्यक्त कर रही है यहाँ किसी बेलन की त्रिज्या को व्यक्त कर रही है, बेलन की त्रिज्या को व्यक्त कर रही है। इसका मतलब रो की वैल्यू क्या हो सकती है? C1 लेस देन वैल्यू अपने पास कहाँ तक आ गई? इनफाइनाइट तक। बेलन की रेडियस कुछ भी हो सकती है। अगर रो इक्वल्स टू 0 है तो 0 है, इसका मतलब ये अपने पास सिर्फ कौन सी एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा? z एक्सिस को
रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से फाई इक्वल्स टू C2, हमने कहा जेड एक्स से गुजरने वाला हाफ प्लेन है, अर्ध समतल पृष्ठ है, तो अगर ये अर्ध समतल पृष्ठ यदि हम निकालना चाहें तो हम क्या कहें कि अगर अर्ध समतल पृष्ठ इसके लिए कैलकुलेट करना चाहें तो इसका मतलब हमें कितने डिग्री एंगल चलना पड़ेगा, पूरे अर्ध समतल पृष्ठ हम कहाँ तक निकाल सकते हैं, पूरे 0 से लेके 2 पाई तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाई की जो लिमिट्स आती हैं वो कितनी आती हैं, 0 लेस देन इक्वल्स टू C2 लेस देन इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 2 पाई, और z इक्वल्स टू C3 है वो अपने पास z की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसकी लिमिट डिफाइन करते हैं अपन माइनस इनफाइनाइट लेस देन वैल्यू आ गई C3 लेस देन वैल्यू आ गई प्लस इनफाइनाइट आ गया। 3 तरह के निर्देशांक पृष्ठ आ गए। अब इन तीनों निर्देशांक पृष्ठ को यदि हम शॉर्ट में एक और डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं। ये 3 तरह की डायरेक्शंस आ गई, 3 डायरेक्शंस आ गई, x, y और z। ये आ गई अपने पास x डायरेक्शन, ये आ गई y डायरेक्शन और ये आ गई z डायरेक्शन। ठीक है, ये कोई पॉइंट आ गया P जिसके कोऑर्डिनेट थे रो आ गया, फाई आ गया और वैल्यू आ गई z आ गया। अब हम कहें कि ये डायरेक्शन थी, ये अपने पास फाई इक्वल्स टू C2, फाई इक्वल्स टू C2 ऐसा प्लेन था जो x एक्सिस से कितने डिग्री के एंगल पर है, फाई एंगल पर है, तो ये एंगल अपने पास कितना हो गया, फाई हो गया, और ये जो हाइट आ रही है, हाइट ही अपन कहते हैं, ये अपने पास कितना बन गया, z बन गया। ये क्या बन गया, बेलन की रेडियस बन गई। ठीक है, अब इसे रो का कंपोनेंट निकालें x डायरेक्शन में, रो का कंपोनेंट निकालें y डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में यदि कंपोनेंट कैलकुलेट करें तो x इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई, रो आ गया और वैल्यू आ गई अपने पास कोस ऑफ फाई आ गया। y इक्वल्स टू वैल्यू आ गई रो आ गया और वैल्यू आ गई साइन ऑफ फाई आ गया। और तीसरी बात z इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया, z से हम डिनोट कर दें। ठीक है, यानी ये जो कंपोनेंट है x इक्वल्स टू वैल्यू आ गई रो और वैल्यू आ गई कोस ऑफ फाई, y इक्वल्स टू वैल्यू आ गई रो और वैल्यू आ गई साइन ऑफ फाई, और z इक्वल्स टू वैल्यू आ गई अपने पास z के बराबर। तो स्थिति सदिश यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो देखो r वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखा था आपने, i कैप x प्लस j कैप y प्लस में वैल्यू आ गई k कैप z। इसका मतलब स्थिति सदिश कितना आ गया, r सदिश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई i कैप आ गया रो कोस ऑफ फाई प्लस में वैल्यू आ गई j कैप आ गया रो वैल्यू आ गई साइन ऑफ फाई और प्लस में वैल्यू आ गई k कैप और वैल्यू आ गई z। ठीक है, ये अपने पास बेलनी निर्देश तंत्र में एक किसी कण के स्थिति किसी बिंदु का स्थिति सदिश आ गया। ठीक है, अब यदि हम वैल्यू निकालें, देखो आधार सदिश b1 सदिश इक्वल्स टू वैल्यू कितनी थी, डेल r सदिश अपॉन वैल्यू आ गई डेल u1। तो जिस तरीके से कार्तीय निर्देश तंत्र में u1, u2, u3 को हमने डिनोट किया था x, y, z से, उसी तरीके से बेलनी निर्देश तंत्र में डिनोट करें किससे, रो फाई और z से। तो दैट मीन्स वैल्यू कितनी आ गई, डेल r अपॉन वैल्यू आ गई डेल रो आ गया। रो के कोरस्पॉन्डिंग इसका डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, आई कैप कोस फाई प्लस में वैल्यू आ गई जे कैप और वैल्यू आ गई साइन ऑफ फाई। और इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण किसको व्यक्त करेगा, h1 को मेंशन करेगा। परिमाण कितना आएगा, अंडर रूट कोस स्क्वायर फाई प्लस में वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर फाई या इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1। दैट मीन्स बेलनी निर्देश तंत्र में h1 या जो स्केल गुणक है, स्केल गुणक पहले स्केल गुणक का मान कितना आ गया, 1 आ गया। दैट मीन्स h1 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितनी, 1 आ गया। u1 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई रो के बराबर, u2 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई किसके बराबर, फाई के बराबर, और u3 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई z के बराबर। ठीक है, अब एकांक सदिश यदि हम व्यक्त करना चाहें, रो अपन इस दिशा में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये जो डायरेक्शन आएगी, ये डायरेक्शन आएगी किसकी, ई रो कैप की। फाई इक्वल्स टू C2, फाई इक्वल्स टू C2, फाई हम कैलकुलेट कर रहे हैं 0 से 2 पाई, तो ये जो डायरेक्शन आ गई टेंजेंशियल डायरेक्शन में, डायरेक्शन आ गई किसकी, ई फाई कैप, और z हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन आ गई हमारे पास किसकी, ई जेड कैप की। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप रो कोस फाई प्लस जे कैप रो साइन फाई और के कैप z आ गया। और इससे हमने फैक्टर कैलकुलेट कर लिया h1। इसी तरीके से यदि हम वैल्यू निकालें b2 सदिश, b2 सदिश कितना बनेगा, डेल r सदिश अपॉन डेल u2 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डेल r सदिश अपॉन वैल्यू आ गई u2 की जगह कितना आ गया, दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है, फाई। डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आई कैप रो साइन फाई प्लस जे कैप रो कोस फाई और प्लस में वैल्यू आ गई के कैप और वैल्यू आ गई z।
दैट मीन्स मोड ऑफ B2 सदिश इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई, H2 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई अंडर रूट में वैल्यू आ गई रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर वैल्यू आ गई को स्क्वायर फाई। सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी आ गई, रो के बराबर। और थर्ड अपने पास वैल्यू आ गई B3 सदिश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई B3 सदिश इक्वल्स टू डेल R सदिश अपॉन डेल U3 दैट मीन्स डेल R सदिश अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल Z, यानी वैल्यू कितनी आ गई के कैप। इसका मतलब मोड ऑफ B3 सदिश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना, वैल्यू आ गई H3 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1। तो बेलनी निर्देश तंत्र में स्केल फैक्टर H1 इक्वल्स टू 1, H2 इक्वल्स टू रो और H3 इक्वल्स टू 1। पहला कोऑर्डिनेट U1 इक्वल्स टू रो के बराबर, U2 इक्वल्स टू फाई, U3 इक्वल्स टू Z। एकांक सदिश E1 कैप है उसको हम व्यक्त कर दें E रो कैप से, एकांक सदिश E2 कैप है वो हो गया E फाई कैप और तीसरा है वो अपने पास कितना हो गया EZ कैप हो गया। इसी तरीके से किसी सदिश के घटक कार्तीय निर्देश तंत्र में हमने लिखे थे A1 A2 A3 को हमने व्यक्त किया था AX AY और AZ से व्यक्त किया था। उसी तरीके से वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में किसी सदिश के घटक हम व्यक्त कर देंगे A रो A फाई और AZ से। इस तरीके से हम टोटल 12 पैरामीटर्स या 12 प्राचल जो हैं वो इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। कौन कौन से, U1 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई वो आ गया, U2 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई फाई आ गया और U3 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई Z आ गया। ठीक है, H1 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1, H2 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई रो और H3 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके से E1 कैप इक्वल्स टू वैल्यू आ गई E रो कैप, E2 कैप इक्वल्स टू वैल्यू आ गई E फाई कैप और E3 कैप इक्वल्स टू वैल्यू आ गई EZ कैप। ठीक है, और A1 इक्वल्स टू डिफाइन कर दें हम क्या, A रो, A2 इक्वल्स टू डिफाइन कर दें हम A फाई और A3 इक्वल्स टू डिफाइन कर दें कितना, वैल्यू आ गई AZ। ठीक है, तो इन 12 प्राचलों को या इन 12 वैल्यूज़ को हमें पुट करना है उन्हीं 3 फॉर्मूला में जो हमने पहले कैलकुलेट किए थे। क्या, ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल U3। दैट मीन्स फैक्टर कितना बना, E1 कैप E रो कैप बन गया, H1 1 बन गया, डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल रो प्लस वैल्यू आ गई E फाई कैप वैल्यू आ गई डेल फाई। एक फंक्शन ले लें है ना, स्मॉल फाई है वो एक कोऑर्डिनेट है और ये फाई अपने पास क्या है, एक फलन है ना, डेल फाई अपॉन वैल्यू आ गई डेल फाई आ गया, ये एक फंक्शन है अदिश फलन है और ये क्या है, एक निर्देशांक है। प्लस में वैल्यू आ गई EZ कैप आ गया अपॉन H2 है तो अपॉन वैल्यू आ गई रो और वैल्यू आ गई डेल फाई अपॉन वैल्यू आ गई डेल Z। तो पहला फैक्टर आ गया ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू ये फैक्टर आ गया। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए कैलकुलेट करें, डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 अपॉन H1 S2 S3 E1 के डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 अपॉन H1 S2 S3 और वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल U1 A1 S2 S3 प्लस डेल अपॉन डेल U2 A2 H1 S3 और प्लस में वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल U3 और वैल्यू आ गई A3 H1 और H2। दैट मीन्स फैक्टर कितना बना, 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो और वैल्यू आ गई A1 कितना बन गया, A1 तो आ गया A रो के बराबर, H2 की वैल्यू कितनी है रो और S3 की वैल्यू कितनी है 1। प्लस में वैल्यू आ गई डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल फाई, A2 कितना बना A फाई, H1 S3 दोनों कितने बन गए 1 बन गए है ना। प्लस में वैल्यू आ गई डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल Z और वैल्यू आ गई A3 कितना बन गया, A3 आ गया अपने पास AZ और H2 कितना बन गया रो के बराबर। सिमिलरली इसी तरीके से लास्ट कंपोनेंट और हम निकाल दें, कर्ल ऑफ A इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 अपॉन H1 S2 S3 वैल्यू आ गई कितना E1 कैप H1 E2 कैप S2 E3 कैप S3 डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3 वैल्यू आ गई A1 H1 A2 S2 और A3 S3।
तो जो 12 पैरामीटर हमने कैलकुलेट किए हैं बेलनी निर्देश तंत्र के लिए, ये 12 पैरामीटर इस इक्वेशन में रख के हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं कर्ल ऑफ ए कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आज हमने बात की बेलनी निर्देश तंत्र के बारे में। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे गोलीय निर्देश तंत्र या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में।